हेलो शिनोबी, कैसे हो? आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नई सीरीज जहां हम एक्सप्लोर करेंगे वो फैसले जो पूरी निंजा दुनिया का भविष्य बदल सकते थे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। ओबिटो उचिहा के लिए ऋण को खो देना वही न मिटने वाला घाव था। लेकिन क्या हो अगर किस्मत उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दे, एक मौका अतीत की दीवारें तोड़कर उस पल में वापस जाने का जहां सब कुछ बदल सकता था। इस नई कहानी में ओबिटो सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर लौटता है, ऋण को हर हाल में बचाना। और अब देखते हैं कैसे उसका एक फैसला पूरी शिनोबी दुनिया की दिशा हिला देता है। व्हाट इफ ओबिटो रिटर्न टू द पास्ट टू सेव ऋण? चलिए शुरू करते हैं। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ओबिटो राख बनकर मिट जाने के बाद फिर से बचपन में रीबर्थ हो जाएगा। ओबिटो काकाशी को आखिरी अलविदा कहकर जब पूरी तरह अंधेरे में डूब रहा था, उसके होश धीरे धीरे खत्म होने लगे। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो एक लकड़ी की बेंच पर बैठा है। चारों तरफ देखा तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये तो कोनोहा है। अपनी नन्ही सी 5 साल वाली कलाई देखकर ओबिटो खुद ही हैरान रह गया। तभी उसे अपनी आंखों के अंदर एक बेहद जानी पहचानी ताकत जागती हुई महसूस हुई। उसने बिना सोचे समझे अपनी एनर्जी बाहर निकाली और उसकी आंखों में उभर आए उसके दोनों कामुई मंगेक्यू शरिंगन। स्थिति समझ न पाने पर ओबिटो ने इंस्टिंक्टिवली अपना राइट आई एक्टिवेट किया। टाइम स्पेस थोड़ा डिस्टॉर्ट हुआ और पलक झपकते ही वो कामुई स्पेस में पहुंच चुका था। वो पूरी तरह कंफ्यूज था, लेकिन आसपास का वो जाना पहचाना असली सा माहौल ये साबित करने के लिए काफी था, ये कोई सपना नहीं है। वो सच में टाइम को उलटकर अपनी 5 साल वाली उम्र में आ चुका था। चेहरा वही ओबिटो, लेकिन आत्मा भविष्य से लौटी हुई। उसके मुंह से खुद ब खुद एक हल्की सी सांस निकल गई। रीबर्थ कैसे हुआ ये नहीं पता, पर इतना कुछ झेलने के बाद उसने सच्चाई को मानने में देर नहीं लगाई। अब उसे समझ आया कि शैरिंगन की असली शक्ति तभी निकलती है जब दोनों आंखें एक साथ जागी हों। इस बार कामुई की स्पीड सिंगल आई से कहीं ज्यादा तेज महसूस हो रही थी। इसी खुशी में डूबा ओबिटो अचानक जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका छोटा सा शरीर अभी मंगेक्यू जैसे स्ट्रेन को झेलने के काबिल नहीं था। ऊपर से उसके पास इस समय हाशिरामा सेल्स भी नहीं थे। जल्दी अंधा न हो जाए, इसलिए उसने तय किया मंगेक्यू का इस्तेमाल जितना कम हो सके उतना बेहतर। पिछली जिंदगी में वो सच कहें तो एक शैतान से कम नहीं था। इस टूटे फूटे निंजा वर्ल्ड में उसने अनगिनत निराशा फैलाई। ऋण का गिरकर टूट जाना, मिनाटो और कुशिना की फैमिली पर आई त्रासदी, न जाने कितने लोगों की मौत, और चौथे महान निंजा युद्ध में मारे गए असंख्य लोग, सीधे या इनडायरेक्टली सब उससे जुड़े थे। सब कुछ शुरू हुआ था ऋण की मौत देखने के बाद, जब उसने निराशा में मंगेक्यू जागा लिया था। इसलिए अंत में उसने नारुतो के लिए जान देने में भी हिचक नहीं की। गुनाहों की भरपाई तो नहीं होती, पर कुछ तो कर ले। लेकिन अब एक राक्षस को दोबारा मौका मिल गया था। इस टाइमलाइन में अभी बहुत सारी ट्रेजेडीज हुई ही नहीं थी। ओबिटो ने अपने दोनों कामुई को देखते हुए मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं सब अपनी गलती खुद सुधारूंगा, मैं असली शांति लाऊंगा। और फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, नारुतो इस बार मैं सच में तुम्हें गर्माहट देने वाला हूँ। थोड़ी देर आराम करके वो वापस रियल वर्ल्ड में लौटा। दूसरी जिंदगी मिली है तो अब स्पीड रन ही सही। कोनोहा में इस वक्त यकीनन कई व्हाइट ज़ेत्सु छुपे होंगे। वे सब मदारा की आंखें कान हैं। अगर उन्हें समझ आ गया कि वो रिबॉर्न हुआ है तो बड़ा झंझट खड़ा हो सकता है। भले ही अब उसे मदारा का उतना डर नहीं था, आखिर एक बूढ़ा होता जा रहा आदमी ही तो है। लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके आसपास के लोग इसमें न फंस जाएं। इन्हीं बातों में सोच रहा था कि तभी उसके पीछे से एक बेहद प्यारी, दिल दहला देने वाली जानी पहचानी आवाज आई। ओबिटो का पूरा शरीर कांप गया। वो तेजी से पलटा। वो ऋण थी, सामने खड़ी, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी यादों में थी। इतने सालों बाद, इतनी तड़प के बाद उसने उसे सामने खड़ा देखा। ओबिटो की आंखों से अपने आप आंसू बह निकले। वो उसे गले लगाना चाहता था, उस गर्माहट को महसूस करना चाहता था जिसकी कमी ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। पर उसी पल उसे एहसास हुआ, इतने साल बीत गए लेकिन वो अभी भी वही है। ऋण के लिए दुनिया से लड़ सकता है, पर ऋण के सामने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत आज भी नहीं रखता। ऋण ने चिंता भरे स्वर में पूछा कि वो रो क्यों रहा है। ओबिटो ने नाक सिकोड़ी और बोला, आंख में थोड़ी मिट्टी चली गई थी। ऋण ने उसका झूठ पकड़कर भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके साथ खड़ी रही। कुछ देर हल्की बातचीत हुई। बात करते करते ओबिटो को गांव में अभी अभी घटी एक बड़ी घटना के बारे में पता चला। काकाशी के पिता प्रसिद्ध कोनोहा का व्हाइट फैंग ने अभी हाल ही में अपनी जान ले ली थी। इस सदमे ने काकाशी को भीतर तक तोड़ दिया था। वो खुद में पूरी तरह सिमट गया था, घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। ये सुनकर ओबिटो समझ गया कि उसे सबसे पहले क्या करना है, काकाशी को इस गम से बाहर निकालना। तो ओबिटो और ऋण
दोनों उसके घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में रिन को बार बार महसूस हुआ कि ओबितो की आंखों और हाव भाव में कोई अजीब सी मैच्योरिटी आ गई है जो पहले कभी नहीं थी। थोड़ी देर में वो काकाशी के घर पहुंच गए। पिछली जिंदगी में नारुतो के भाई दिल से बात करो वाले इमोशनल हमलों का असर ओबितो पर गहरा बैठा था, तो इस बार उसने बहुत आसानी से काकाशी के मन की गांठ खोल दी। उसने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता एक सच्चे हीरो थे। हाँ, रूल्स तोड़ना गलत है, लेकिन जो अपने साथियों को नहीं बचाता वो तो किसी भी नकामी से भी नीचे होता है। काकाशी की आंखों में हल्की चमक आई, लेकिन उसके मन में एक और सवाल तेजी से उठ रहा था। ओबितो ये सब जानता कैसे है? और ये आज इतना मैच्योर क्यों लग रहा है? ये तो पहले वाला बेवकूफ सा छोटा ओबितो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये बात बिल्कुल सही थी। वो माहौल, वो अंदाज, सब में उसके पिता जैसी मैच्योरिटी की झलक थी। ओबितो ने गहरी सांस ली। वो दुनिया से कुछ भी छुपा सकता था, लेकिन ऋण और काकाशी से नहीं। उसने दोनों को देखते हुए धीरे से कहा, जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत सीक्रेट है, और ये साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ। ये बोलकर उसने कमुई एक्टिवेट किया और दोनों को अपने कमुई स्पेस में खींच लिया। वहां पहुंचकर ओबितो ने समझाया, ये मेरी आंखों का स्पेस टाइम एबिलिटी है। काकाशी और ऋण दंग रह गए, लेकिन इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब ओबितो ने कहा, असल में मैं 26 साल बाद के फ्यूचर से वापस आया हूँ। ये सुनकर दोनों के दिमाग हिल गए। ये बात कोई सामान्य इंसान मान ही नहीं सकता था, लेकिन मंगेक्यू शेरिंगन को अचानक एक्टिव होते देखकर, उसकी पर्सनैलिटी में आए मैच्योरिटी के बदलावे को देखकर उनके पास उसे झूठा मानने का कोई कारण नहीं बचा। फिर भी काकाशी स्वभाव से सतर्क था। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, अगर तुम सच में फ्यूचर के ओबितो हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ, क्योंकि उनकी छोटी छोटी प्रैक्टिस में ओबितो कभी भी उसे हरा नहीं पाया था। उसने ओपोजिंग सील दिखाया, मतलब एक चैलेंज। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी फ्यूचर वाली कहानी सुनूंगा। ओबितो ने बेबस सी मुस्कान दी। उसे अपनी पिछली जिंदगी का दृश्य याद आया जब नारुतो ने उसे पीट पीट कर समझाया था। सच तो ये था कि वो नारुतो की बातें सुनता ही इसलिए था क्योंकि नारुतो ने उसे हराया था, तो उसने भी ओपोजिंग सील बना दिया और फिर लड़ाई शुरू हुई। कुछ ही पलों में रिन ने देखा कि काकाशी जमीन पर था और ओबितो उसके पास खड़ा। वो हैरान रह गई कि इतना आसान कैसे? काकाशी, जिससे ओबितो कभी जीत नहीं पाता था, आज उसी को उसने पलक झपकते हरा दिया। लेकिन ऋण को इससे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि फ्यूचर में ओबितो के साथ क्या क्या होने वाला है। ओबितो का शरीर अभी छोटा था, वो शेरिंगन से पूरा फ्यूचर नहीं दिखा सकता था, इसलिए उसने सिर्फ सबसे जरूरी बातें बताई। कैसे उसने अपनी एक शेरिंगन काकाशी को दी, कैसे वो काकाशी की बाहों में मर गया, कैसे उसने एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश में सब बुरा किया जहां ऋण जिंदा हो। मून्स आई प्लान, टेल्ड बीस्ट्स, 6 पाथ सेज, इन्फिनिट त्सुकुयोमी। ये सब सुनकर इतनी छोटी उम्र के काकाशी और ऋण वहीं जमीन पर बैठ गए। ये सब उनके लिए बेहद अविश्वसनीय था, लेकिन ओबितो की आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। ओबितो ने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने बहुत बहुत गलतियां की थी, इतनी कि 100 बार मर जाऊं तब भी कम है। ओबितो ने थोड़ा रुक कर ऋण से माफी मांगी। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। ऋण ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि वो खुद को दोषी न ठहराए। उसने शांत स्वर में कहा, पहले दिन की निंजा क्लास में ही तो बताया था, निंजा होना हाई रिस्क काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मौत भी। भले ही फ्यूचर में अपनी मौत की बात सुनकर उसका दिल पूरी तरह विचलित था, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली, अगर वो मौत गांव को बचाने के लिए हो तो उतनी बुरी भी नहीं लगती। ऋण ने हल्की मुस्कान दी और कहा, और ऊपर से ओबितो, तुम फ्यूचर से वापस आए हो, तो इसका मतलब इस बार भविष्य वही नहीं रहेगा। अब ये सब पहले जितना दर्दनाक नहीं होगा। ये सुनकर ओबितो की सांस हल्की हुई। उसने बहुत गंभीरता से ऋण से वादा किया, इस बार मैं वो सब फिर से नहीं होने दूंगा, एक भी ट्रेजेडी रिपीट नहीं होगी। ऋण, जिसने अभी अभी उसकी यादों से सब देखा था, अब बखूबी समझ चुकी थी कि ओबितो उसे कितना गहराई से चाहता था। हाँ, वो सफर बहुत खतरनाक, बहुत दर्दनाक था, लेकिन जब उसे पता चला कि ओबितो ने सिर्फ उसके लिए पूरी निंजा दुनिया से दुश्मनी मोल ली, उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं पाए, क्योंकि वो अभी बस 5-6 साल की थी। उसे दुनिया की बड़ी बातें समझ नहीं आती थीं, पर इतना समझ गई थी कि कोई उसे बेहद बेहद गहराई से चाहता है। वो ओबितो के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। अब उसे समझ आया कि कुछ देर पहले मिलने पर ओबितो क्यों इतना टूटकर रो पड़ा था। दूसरी तरफ काकाशी बिल्कुल चुप था। ओबितो की बातों को जोड़ते जोड़ते उसने लगभग पूरा फ्यूचर समझ लिया था, और सच कहें तो ओबितो ने वहां जो किया था उसे सबने छोड़ दिया वाली हालत कहना भी कम होगा। लेकिन ओबितो ने अभी उन्हें असली मास्टरमाइंड ब्लैक जेत्सु और मदारा का सच नहीं बताया, क्योंकि वो दोनों अभी इन सब के लिए बहुत छोटे थे। अगर सही कहें, ओबितो ने भविष्य में चाहे कितनी भी गलतियां की हों, लेकिन काकाशी और ऋण, इन दोनों को उसे जज करने का अधिकार ही नहीं था। और फिर वो फ्यूचर वाला ओबितो था, अभी कुछ भी हुआ नहीं था। अब जब तीनों सच जान चुके थे, उन्होंने मिलकर निर्णय लिया, हम तीनों मिलकर इस लड़ाई से भरी दुनिया को बदलेंगे। शांति कैसे लाई जाएगी, इसका जवाब फ्यूचर दे देगा। अभी उनका काम था खुद को जितना हो सके उतना मजबूत बनाना। सब कुछ समझा देने के बाद ओबितो ने फिर से कमुई एक्टिवेट किया और सबको वापस काकाशी के घर ले आया। ऋण फिर से उसकी एबिलिटी देखकर चकित हो गई। सच में ये पावर माइंड ब्लोइंग है। और तब
अब काकाशी अपने भीतर चल रही लड़ाई से बाहर निकल चुका था। वो गंभीर होकर अपने पिता व्हाइट फेंक की याद में रखे सामान के पास आया। उसकी छोटी तलवार को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाया। काकाशी ने मन ही मन तय कर लिया, वो खुद जाकर आगे का रास्ता देखेगा और ये भी पता लगाएगा कि क्या वाकई कोनोहा के ऊपर बैठे लोग उतने ही गिरे हुए हैं जैसा ओबितो ने बताया है। ओबितो के शब्दों में व्हाइट फेंक की मौत कोई हार नहीं थी, वो थी दांजो की चालबाजी और तीसरे होकागे की चुप्पी का परिणाम। अब जब काकाशी का मन स्थिर हो चुका था, ओबितो ने ऋण का हाथ पकड़ा और चैन से उसके घर से निकल गया। समय उड़ता गया। तीनों की लगातार ट्रेनिंग, मेहनत और पसीने के 4 साल बीत गए। 4 साल बाद तीनों ने बहुत आसानी से पूरी निंजा अकादमी की ट्रेनिंग पूरी कर ली और पिछली जिंदगी की तरह उन्हें फिर से टीम 7 में रखा गया। जब उन्हें पता चला कि उनके जॉनिन सेंसेई वही नामी काजे मिनाटो होंगे, ओबितो की आंखें गहरी हो गईं। भाग्य का पहिया फिर से घूमने लगा था। उसके मन में एक सवाल उठा, मिनाटो सेंसेई, मैं आपको इस बार कैसे फेस करूं? जब आखिरकार उनसे मुलाकात हुई, ओबितो का सिर शर्म से झुक गया। रीबर्थ के बाद से वो हर दिन यही सोचता था कि वो मिनाटो और कुशिना दोनों को कैसे फेस करेगा। पिछली जिंदगी में बहुत समय तक वो मिनाटो को दोष देता रहा था कि वो ऋण को बचा नहीं पाए, लेकिन अब समझ आया ये उसकी अपनी कमजोरी थी। असल में ये सब मदारा की योजना का हिस्सा था और किसी भी हालत में मिनाटो समय पर नहीं पहुंच सकता था। मिनाटो ने देखा कि ओबितो बिना बोल सिर झुकाए खड़ा है। वो हैरान हुए और काकाशी से पूछा, ये हमेशा इतना शांत रहता है क्या? काकाशी ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप ओबितो को थम्स अप दिखाया, जैसे कह रहा हो, जा भाई बोल दे। आखिरकार ओबितो ने हिम्मत जुटाई और कहा, मिनाटो सेंसेई, कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी नहीं बता सकता, पर मैं वादा करता हूँ एक दिन सब बता दूंगा। फिर वो घुटनों पर बैठ गया और गहरा सम्मान दिखाते हुए झुक गया। मिनाटो और भी कंफ्यूज हो गए। वो आगे आए, ओबितो के सिर पर हाथ रखा और बोले, निंजा ऐसे यूं ही सिर नहीं झुकाते, और वैसे भी तुम अभी निंजा बने ही कहाँ हो। आखिरी परीक्षा बाकी है। अगली चुनौती थी मिनाटो के हाथ के 2 घंटियों बेल्स को छीनना। मिनाटो को पहले से पता था कि तीनों की ताकत कम नहीं है, तो जैसे ही उन्होंने लड़ाई की मुद्रा बनाई, ओबितो का मन शांत हो गया। उसने काकाशी और ऋण को हल्का सा इशारा दिया। तीनों ने तुरंत एक शानदार त्रिकोणीय फॉर्मेशन बना ली। मिनाटो मुस्कुराए, अच्छा बढ़िया कोऑर्डिनेशन है। थोड़ी देरी में काकाशी ने सबसे पहले हमला किया। उसका शॉर्ट ब्लेड मिनाटो के कुनाई से टकराया और कुछ सेकंड के लिए हथियार की रीच के कारण वो मिनाटो को पीछे ढकेलने में सफल रहा। ऊपर से पेड़ पर खड़ी ऋण ने समय देखकर एक शुरिकेन एरो नीचे छोड़ा। मिनाटो ने अद्भुत रिफ्लेक्स दिखाया, एक परफेक्ट बैकफ्लिप। अटैक को पूरी तरह डॉज कर लिया, लेकिन उतरते ही उन्होंने महसूस किया जमीन पर तो एक्सप्लोसिव टैग्स लगे हुए हैं। मिनाटो ने हल्की मुस्कान दी, गुड टैक्टिकल प्लानिंग। उन्होंने ऊपर एक फ्लाइंग रेजिन कुनाई फेंका और उसी का उपयोग कर तुरंत पेड़ पर टेलीपोर्ट हो गए। नीचे का एक्सप्लोजन हुआ, धुआं उठा और वहीं से ऋण ने फिर एक एरो छोड़ा। मिनाटो ने कुनाई से उसे डिफ्लेक्ट किया, लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी सी सिहरन। ओबितो उनके ठीक पीछे खड़ा था। उसका हाथ घंटी की तरफ बढ़ चुका था। मिनाटो सेंसेई, ओबितो ने आत्मविश्वास से कहा, इस बार जीत मेरी है। घंटी उसके हाथ में आ चुकी थी। नीचे काकाशी और ऋण खुशी से चिल्ला उठे, हम जीत गए। लेकिन तभी घंटी अचानक 2 पत्तों में बदल गई और मिनाटो एक सफेद धुएं में बदल गए। ओबितो स्तब्ध रह गया। वो एक्सप्लोजन के ठीक अंतिम पल में मिनाटो ने शैडो क्लोन बनाया था। क्लोन ने सामने आकर ध्यान खींचा, जबकि असली मिनाटो दूर झाड़ियों में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अब असली मिनाटो बाहर आए और मुस्कुराकर बोले, तुम तीनों रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा मजबूत हो। इतने छोटे बच्चों से लड़ते हुए ही अगर उसे फ्लाइंग रेजिन इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़े तो ये मान लेने के लिए काफी था कि तीनों पहले ही पास हो चुके हैं। लेकिन मिनाटो अब भी देखना चाहते थे कि इनका असली लिमिट क्या है। ओबितो और काकाशी दोनों साइड से उन पर टूट पड़े। मिनाटो को अपने कुनाई निकालकर लगातार डिफेंड करना पड़ा। थोड़ी देर की टैजुत्सु भिड़ंत के बाद ओबितो ने अचानक फायरबॉल जुत्सु छोड़ दिया। इतना बड़ा आग का गोला देखकर मिनाटो पीछे छलांग लगाते हुए जिगजैग में डॉज करने लगे। उनके मन में एक ही बात थी, इतनी छोटी उम्र में इतना पावरफुल फायर स्टाइल और टाइमिंग भी परफेक्ट। धुएं से भरे माहौल में अचानक तेज करंट की आवाज गूंजी। काकाशी एक हाफ कंप्लीट चिदोरी लेकर धुएं को चीरता हुआ मिनाटो पर टूट पड़ा। मिनाटो की नजरें उस चमकती बिजली पर टिक गईं। उन्होंने सोचा, तो ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन से स्पीड बढ़ाने की ट्रिक है। लगता है काकाशी भी कम नहीं है ओबितो से। आखिरी पल में मिनाटो ने खुद को ट्विस्ट किया और चिदोरी बाल बाल मिस हुआ, लेकिन बिकॉज वो अभी आधा अधूरा था, काकाशी रुक नहीं पाया और सीधे पेड़ से जा टकराया। उसी क्षण जब मिनाटो ने एक पल राहत की सांस ली, ओबितो न जाने कब उनके ठीक बगल में खड़ा था। उसने मन में सोचा, लड़ाई के बीच ध्यान भटकता नहीं, ये तो आपने ही सिखाया है सेंसे। और उसी पल उसने फिर से बेल की तरफ हाथ बढ़ाया। मिनाटो हंसे बिना रह नहीं पाए। इस बार मेरी ही गलती है। वो चाहे तो अभी फ्लाइंग रेजिन से दूर जा सकते थे, लेकिन फिर सोचा 3 बच्चों से बचने के लिए फ्लाइंग रेजिन, ये तो मेरी इज्जत ही खत्म कर देगा। और इस तरह ओबितो ने आखिरकार घंटी सीधे उनके कमर से निकाल ही ली। मिनाटो ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। उन्होंने तुरंत गौसन्ना किया। तीनों पास हैं। बैठक खत्म होने के बाद काकाशी ने ओबितो से पूछा, तूने फ्यूचर की सच्चाई मिनाटो सेंसेई को क्यों नहीं बताई? ओबितो हल्का हंसा। उनकी पोजीशन ऐसी है
कि वो ये बात सुनते ही सबसे पहले होकागे को रिपोर्ट देने जाएंगे और मैं मिनाटो पर भरोसा करता हूँ, पर हिरुजेन पर बिल्कुल नहीं। तीसरा निंजा युद्ध आने ही वाला था और उस युद्ध का सामना करने के लिए ओबितो ने फैसला कर लिया उसे युद्ध से पहले हाशिरामा सेल्स लगवानी ही होंगी और इसके लिए उसे किसी न किसी तरह ओरोचिमारू से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी में यह संभव नहीं था, तो वो पुरानी जिंदगी वाला मास्क्ड मैन एवेटार अब फिर से लौटने वाला था। उस रात कोनोहा के एक गुप्त प्रयोगशाला में ओरोचिमारू हाशिरामा सेल्स पर मानव प्रयोग कर रहा था। वो खास खुश नहीं था क्योंकि दांजो और उसके वुड रिलीज एक्सपेरिमेंट अब तक पूरी तरह फेल थे। अचानक पीछे की हवा मुड़ी, जगह डिस्टॉर्ट हुई और वहां एंट्री हुई ओबितो अपना टाइगर पैटर्न वाला मास्क पहने हुए। ओरोचिमारू एकदम चौंक गया। वह तुरंत घूमा और स्ट्राइकिंग शैडो स्नेक हैंड्स चलाया, लेकिन उसका हमला ओबितो के आर पार निकल गया। उसने हिस्सास्टोन में पूछा, तुम हो कौन और इस तरह की जगह को ढूंढा कैसे? ओबितो ने हल्की ठंडी हंसी दी। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो मेरे पास वो चीज है जिसमें तुम बहुत दिलचस्पी रखते हो और मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। ओरोचिमारू पूरी तरह सीरियस हो गया। पीछे से अचानक प्रकट होना, उस पर हमला ना हो पाना, ये सब बताता था कि ये इंसान बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। वो धीमे खतरनाक स्वर में बोला, कहीं हाशिरामा सेल्स तो नहीं? ओबितो ने हल्की सी घुड़घुड़ाहट की। सही पहचाना। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें हाशिरामा सेल्स निकालने का सही तरीका दे सकता हूँ और ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे नेक्स्ट रीइंकार्नेशन के लिए सबसे परफेक्ट शरीर कौन सा होगा। ये सुनते ही ओरोचिमारू के दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई। सामने वाला मास्क्ड मैन उसकी शोध को सालों आगे बढ़ाने वाले रहस्य बता रहा था। सौदा पक्का हो गया। ओबितो ने कहा, तैयार रहना, अगली मुलाकात में मैं तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट वेसल लेकर आऊंगा तुम्हारे अगली डेवा पाथ के लिए। और इतना कहकर उसने हाथ हिलाया और वहां का सारा ट्रेस मिटा दिया। ओरोचिमारू ने अपनी सांप सी जीभ हल्की सी बाहर निकाली। बहुत दिलचस्प, अब खेल और मजेदार होने वाला है। उधर ओबितो अपने घर में प्रकट हुआ। मास्क धीरे धीरे गायब होने लगा और उसके पीछे से वही बड़ा हुआ ओबितो का चेहरा उभरा। फिर उसने ट्रांसफॉर्मेशन हटाकर वापस बच्चे की शक्ल ले ली। वो जानता था कि ओरोचिमारू से मिलना एक बड़ा रिस्क था, लेकिन उसके दो मकसद थे। पहला, हाशिरामा सेल्स हासिल करना और दूसरा, अपने भविष्य ज्ञान का इस्तेमाल करके ओरोचिमारू को सब्टली गाइड करना ताकि वो भी और मजबूत होकर आगे आने वाली लड़ाइयों के लायक बन सके। भविष्य में ओबितो दाता ओत्सुत्सुकी की ताकत से मारा गया था। वो शक्ति इतनी भयावह थी कि खुद उसके अंदर डर पैदा हुआ। उसने निष्कर्ष निकाला, ओत्सुत्सुकी कोई एक नहीं, पूरा एक क्लैन है और उनसे निपटने के लिए उसे पहले से तैयार रहना होगा। इसके लिए नॉलेज जरूरी था और नॉलेज का नाम था ओरोचिमारू। इसके अलावा इस बार वो फ्लाइंग रेजिन समेत कई फॉरबिडन और सीक्रेट जुट्सु भी सीखने वाला था। फिलहाल नारुतो और सास्के का जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब ओबितो के पास बेहद लंबा समय था खुद को पूरी तरह ट्रेन करने का। उधर कामुई ब्रिज के पास एक गहरे भूमिगत गुफा में सोया हुआ मदारा उचिहा धीरे धीरे जागने लगा। व्हाइट जेत्सु एक चौंकाने वाली खबर लेकर आया। वो बच्चा ओबितो जिसे आपने निगरानी में रखा था, उसका हाल का व्यवहार कुछ ज्यादा ही असामान्य है। मदारा की आंखें हल्की खुली और उसने संकेत दिया कि जेत्सु आगे बताए। जेत्सु ने कहा, चाहे ओबितो कितना भी सावधान रहे, मेरी निगरानी से बच नहीं सकता। और बिल्कुल पक्की खबर है, ओबितो ने मनगेक्यू शरिंगन जागा लिया है। मदारा की आंखों में एक पल को हैरानी चमकी, फिर वह जोर से हंसा। जैसा मैंने सोचा था, ये बच्चा सही चुना गया है। उसने धीरे से कहा, बस उसे दुनिया की क्रूर हकीकत दिख दो, उसका सारा प्यार नफरत में बदल जाएगा और फिर वो मेरा होगा। उसने आदेश दिया, ब्लैक जेत्सु, ओबितो की ब्लैकनिंग प्लान शुरू करो और शुरुआत ऋण से होगी। समय बीतता गया। दिन रात की ट्रेनिंग से 6 महीने गुजर गए। इस दौरान ओबितो ने फ्लाइंग रेजिन पूरी तरह सीख लिया था। इसी दिन अचानक मिनाटो उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तैयार हो जाओ, एक अर्जेंट मिशन है। हमें विंड देश लोरन की रानी की सुरक्षा करनी है। लोरन के बारे में ओबितो को बहुत कम जानकारी थी, बस जेत्सु से सुना था कि कभी भविष्य में नारुतो भी इस जगह पर मिशन पर आया था। उस रात लोरन की यात्रा के दौरान आराम करते हुए मिनाटो एकदम गंभीर हो गए और बोले, ओबितो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इन 6 महीनों में तुम्हारे अंदर जितने बदलाव आए हैं, तुम्हारी उम्र के बच्चे में ऐसा लगभग असंभव है। ओबितो के माथे पर ठंडी पसीना आ गया। वो समझ गया, आज बिना कुछ बताए ये बात नहीं टलेगी। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार फ्यूचर की सच्चाई बताना शुरू कर दी। सब कुछ शुरू हुआ था एक कमुई डिमेंशन की ट्रेजेडी से। उसने बताया, 9 टेल्स का अटैक, मून्स आई प्लान, निंजा वॉर, उसके पाप, उसकी मौत, सब कुछ। मिनाटो एकदम स्तब्ध रह गए, लेकिन आखिर में उन्होंने ओबितो के कंधे पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ, इस भविष्य को मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जहाँ तक कुशिना का सवाल था, वो बोले, वो तो तुम्हें ही भविष्य में समझाना होगा। अगले दिन वे आखिरकार विंड देश के विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। रेत में से एक ऊंचा सुनहरा शहर उभर रहा था, लोरन। ऋण इस खूबसूरत शहर को देखकर अचंभित रह गई। ओबितो ने एक लंबी नजर डाली, लेकिन उसके मन में थोड़ी कसक उठ रही थी। पता नहीं क्यों, भविष्य में इस शहर का नाम इतिहास से लगभग पूरी तरह मिट गया।